Hello and welcome everybody to a very important topic of general knowledge, which is the relationship between animals and humans. Now, the relationship between animals and humans has a very old history, and this relationship started with a dog when humans first, or the early humans first, domesticated a dog. जब हमने सबसे पहले एक कुत्ते को डोमेस्टिकेट किया, उसे पालतू बनाया 15,000 साल पहले. तो एनिमल्स और ह्यूमंस का जो रिलेशनशिप है वो आज का नहीं है, बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है. देयर आर डिफरेंट बेनिफिट्स जो एनिमल्स को और ह्यूमंस को एक दूसरे से मिलते हैं. लेट अस गो ahead and study the relationship in detail and also look at ये एग्जाम में हमें इस पे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी ध्यान रखने की हमें ज़रूरत है. Now, first of all, the importance of animals in human life. Some of the important domesticated animals: dogs, cats, sheep, goat, and there are some else which are also used for transportations. Transportations के लिए यूज किए जाने वाले एनिमल्स: हॉर्स, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए डंकीज, ऑक्स. In deserts, camels are also used for transportation. Here the different animals which are domesticated have been mentioned: dog, rabbit, cow, buffalo, goat, sheep, bull, horse and donkey. So different applications are there. Here what they have mentioned is about the transportation. Next, now out of these animals, we know that there are animals that are used to carry the load. They are known as pack animals or beast of burden or draught animals. ऐसे एनिमल्स जिनको लोड उठाने के लिए, वजन उठाने के लिए यूज किया जाता है, उनको पैक एनिमल्स या बीस्ट ऑफ बर्डन कहा जाता है. स्पेसिफिक उनको टर्म दिया गया है. या ड्रॉट एनिमल्स कहा जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बैल, ऑक्सन. दे यूज टू पुल प्लॉ फॉर फार्मिंग. जब हम फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, तो उसमें प्लॉ को खींचने के लिए हम बैल का, ऑक्सन का, ऑक्स का यूज करते हैं. पेयर ऑफ ऑक्स हम लेते हैं तो उसका प्लूरल ऑक्सन का हम यूज करते हैं. नो प्रॉब्लम. डंकीज आर यूज टू कैरी गुड्स. गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करना है, वी यूज डंकीज. एलिफेंट्स आर यूज टू शिफ्ट ट्री ट्रंक्स एंड स्टेम्स इन द फॉरेस्ट. ये जंगलों में बड़े बड़े पेड़ काटे गए, तो उसको अगर एक जगह पर लेकर आना है तो हम क्या यूज करते हैं? एलिफेंट्स को हम यूज करते हैं. सो वी सी दैट देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ दीज एनिमल्स. Now, these animals are also used as food products. Let us see. Now, human beings or farmers, they also raise cattle, lamb, sheep, goat to make living by selling their milk and meat. भाई इनका दूध बेचकर, इनका मांस बेचकर भी कई ऐसे लोग हैं जो अपना जीवन यापन करते हैं. Horses serve as means of livelihood to draw carts. भाई घोड़ों को क्यों यूज किया जाता है? घोड़ा गाड़ी के लिए यूज किया जाता है. घोड़ा गाड़ी आदमी यूज करता है अपना जीवन चलाने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए. अच्छा, मिल्क के अलावा उनसे लेबर वर्क के अलावा, मस्कुलर वर्क के अलावा
वी ऑल्सो सेल द मीट। अब यहाँ पर एक छोटा सा इन्होंने टेबल बनाया हुआ है जिसमें अलग अलग एनिमल के अलग अलग जो मीट होते हैं उसका नाम लिखा हुआ है। जैसे काऊ, बुल और बफेलो, इनके मीट को हम बीफ कहते हैं। इनका जो मांस होता है उसका एक अलग नाम है, उसको हम बीफ कहते हैं, काऊ, बुल और बफेलो। सिमिलरली पिग का मांस जो होता है, पिग का मीट जो होता है उसका नाम है पॉर्क। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे पास्ट में नहीं आया पर पूछा जा सकता है, चांसेस है। तो पिग के मांस को क्या बोलते हैं? पोर्क बोलते हैं। शीप के मांस को हम क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। शीप के मीट को क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। गोट के मीट को क्या बोलते हैं? अलग ही नाम है, देखिए, शेवॉन। क्या नाम है? शेवॉन, नो प्रॉब्लम। डियर के मीट को हम बोलते हैं वेनिसन। और हेन के मीट को हम क्या बोलते हैं? हेन के मांस को क्या बोलते हैं? चिकन। हालांकि वो पॉपुलर है इन वर्ड से, लेकिन हेन का जो मीट होता है वो चिकन कहलाता है। बट जनरली क्या हम चिकन ही बोलते हैं कॉमन वर्ड रेफर करने के लिए, बट इट इज नॉट चिकन, इट इज द हेन, और उसके मीट को हम चिकन बोलते हैं। ना अदर देन द livelihood, the animals are also used for sports and leisure. Horses are used for the game of polo and horse racing. ऐसे बता रहे हैं कि लाइवलीहुड के अलावा, दूध बेचने के, मांस बेचने के अलावा और भी उनके यूजेस हैं एनिमल्स के। हम पोलो गेम है उसमें हम हॉर्स का यूज़ करते हैं, हॉर्स रेसिंग में हम हॉर्स को यूज़ करते हैं। डॉग्स आर यूज्ड फॉर स्लेड डॉग रेसिंग। बुल्स आर यूज्ड फॉर गेम ऑफ बुल राइडिंग। कैमल रेसिंग कॉमन है डेजर्ट एरियाज में। एलिफेंट पोलो है, याक पोलो है। तो हम देख रहे हैं कि एनिमल्स का स्पोर्ट्स में भी काफी सारा यूज है। नाउ कमिंग टू द कमर्शियल यूजेस और रादर इकोनॉमिकल यूजेस। कैटल डंग, गाय का जो कैटल होते हैं, जो गाय है, भैंस है, बैल है, इनका जो गोबर होता है, इट इज यूज्ड इन फार्म्स इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर टू प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सॉइल। तो इनका जो गोबर होता है उसको एक खाद की तरह, जिसे मैन्योर कहा जाता है, उसकी तरह हम सॉइल में यूज करते हैं, फार्मिंग में यूज करते हैं फॉर बेटर फर्टिलिटी, फॉर बेटर प्रोडक्शन। हेयर ऑफ शीप एंड गोट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वूल। ये तो हमें पता है भाई, वूल मेकिंग, उसके लिए वूल कहां से आता है? शीप और गोट के हेयर से आता है। और उसके बाद उससे हम वूलन क्लोथिंग बनाते हैं, शॉल बनाते हैं, ब्लैंकेट्स बनाते हैं, स्वेटर्स बनाते हैं। इकोनॉमिकल यूजेस ऑफ एनिमल्स। कमिंग टू द नेक्स्ट इकोनॉमिकल, द लेदर यूज्ड फॉर क्लोथिंग, फुटवेयर, हैंडबैग्स, फर्नीचर, टूल्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स। दे आर मेड फ्रॉम वेराइटी ऑफ एनिमल्स। हमें पता है चमड़ा कपड़े बनाने में, जूते बनाने में, हैंडबैग बनाने में, फर्नीचर बनाने में, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी बनाए जाते हैं उससे। कैटल की स्किन हम यूज करते हैं, शीप, गोट, बफेलो, पिग्स, स्नेक्स, इन सभी के स्किन से या अलग अलग बॉडी पार्ट से हम कई तरह की चीजें बनाते हैं। Coming to the next, the commercial uses of animal husbandry. Animal husbandry is a branch of agriculture concerned with production, care and breeding of farm animals. Animal husbandry मतलब जानवरों को पालना, उनकी केयर करना और उनसे और ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को हम प्रोडक्शन करना। क्यों प्रोडक्शन करना? मीट के लिए, उनके फाइबर के लिए, उनके एग्स के लिए, मिल्क के लिए और अलग अलग फ्रूट प्रोडक्ट्स के लिए। पिक्चर में आप देख सकते हैं डेयरी प्रोडक्शन है, पोल्ट्री प्रोडक्शन है ना, चिकन्स का प्रोड्यूस, चिकन के लिए हम हेन का रेयरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर फिश की भी एक फोटोग्राफ बनी हुई है। इनको हम एक एक करके देखते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, the dairy farming. Dairy farming involves the management of dairy animals such as cows, buffaloes, sheep and goat for the production of milk, and milk is further processed into various dairy products such as curd, cheese, yogurt, butter. Dairy farming मतलब ऐसे
एनिमल्स को मैनेज करना, उनकी केयर करना, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना, जिससे हमें मिल्क मिलेगा और अलग अलग मिल्क से बनाए हुए प्रोडक्ट्स जिन्हें हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं वो मिलेंगे। एग्जाम्पल दही है, चीज़ है, योगर्ट है, बटर है, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम डेयरी फार्मिंग करेंगे। पोल्ट्री फार्मिंग, द प्रोसेस ऑफ रेजिंग डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स सच एज डक्स। पोल्ट्री फार्मिंग में क्या क्या है? डक्स, चिकन, टर्की, ये भी एक टाइप की डक होती है, गीज, फॉर गेटिंग मीट एंड एग्स फॉर कमर्शियल पर्पस इज नोन एज पोल्ट्री फार्मिंग। हम इन बर्ड्स को मीट और अंडों के लिए इनका प्रोडक्शन करते हैं, बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? पोल्ट्री फार्मिंग। डक है, चिकन है, टर्की है, गीज है, और भी है। चिकन्स आर मोस्ट कॉमनली रियर्ड इन पोल्ट्री। सबसे ज़्यादा कॉमनली आपने चिकन देखा होगा। एग्स लेइंग चिकन आर नोन एज लेयर्स एंड चिकन रियर्ड फॉर मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर। अब इसमें भी जो चिकन है, दो हेन का जो वैरायटी है, दो है। पहले तो हेन का मीट है वो चिकन है, और उसकी भी दो वैरायटी हैं। पहला एक अंडे देने वाले, तो अंडे देने वाले जो चिकन होंगे उसे हम बोलेंगे लेयर्स, और जिनको सिर्फ खाने के लिए हम प्रोड्यूस करेंगे उनको हम बोलेंगे ब्रॉयलर्स। ये उनकी दो अलग अलग वैरायटी हैं। Moving on to the fish farming, the process of raising fish in closed tank or ponds for commercial purposes is called fish farming और pisciculture। जब हम मछलियों को क्लोज टैंक या पॉन्ड में कमर्शियल पर्पस बेचने के लिए हम उनका प्रोडक्शन करेंगे, फिश की फार्मिंग करेंगे, उसे पिसीकल्चर हम बोलेंगे। फिश प्रोडक्शन को क्या बोलेंगे? फिश फार्मिंग को पिसीकल्चर। Important fish species used in fish farming are carp, salmon and catfish that are reared for food and fish protein। तो जो कॉमनली जो जिनकी फार्मिंग की जाती है वो कार्प है, सैल्मन है और कैटफिश है, जिनको हम फूड के लिए और फिश प्रोटीन के लिए हम इनका प्रोडक्शन करते हैं, इनकी फार्मिंग करते हैं। कमिंग नेक्स्ट टू द बी फार्मिंग, बी कीपिंग, मधुमक्खियों को पालना, इसको बोलते हैं एपी कल्चर। इज एपी कल्चर, इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग बी कॉलोनीज बाय ह्यूमंस इन मैन मेड हाइव्स। तो जनरली मधुमक्खियां क्या करती हैं? मधुमक्खियां अपना खुद का हाइव बनाती हैं, अपना खुद का छत्ता बनाती हैं। लेकिन जब हम उनके लिए हाइव बनाएं और उनमें बीज को हम रखें, उनको पालें, तो उसे हम क्या कहेंगे? एपी कल्चर या बी कीपिंग कहेंगे, मधुमक्खियों को पालना। और ये हम क्यों करते हैं? वाई वी डू? द बीज आर डोमेस्टिकेटेड फॉर हनी, वैक्स एंड टू पॉलिनेट फ्लावर्स। बीज को हम क्यों पालते हैं? हनी के लिए, वैक्स के लिए और फ्लावर्स के पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन मतलब दो फ्लावर्स के जो स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको एक्सचेंज करने के लिए बीज का काम हम लेते हैं। नेक्स्ट, द प्लेस वेयर बीज आर केप्ट इज नोन एज एपियरी। बीज को जहां हम पालेंगे, जहां रखेंगे, उसे एपियरी कहेंगे या बी यार्ड कहेंगे। एपियरी पर ये क्वेश्चन हमने कई बार इंटेलिजेंस के क्लासिफिकेशन में या ऑड वन आउट के जो क्वेश्चन है उसमें हमें मिल जाता है कि बी को रखने वाली जगह को क्या कहते हैं, तो उसे हम एपियरी कहते हैं। बी पालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे एपी कल्चर कहते हैं। द नेक्स्ट इज द सिल्क वॉर्म फार्मिंग। सिल्क वॉर्म फार्मिंग, अनदर नेम ऑफ सिल्क वॉर्म फार्मिंग इज सेरीकल्चर। It is the process of breeding, rearing and harvesting silkworms for the silk production। हम सिल्कवॉर्म फार्मिंग में सिल्कवॉर्म को पालते हैं और उस सिल्कवॉर्म से हम सिल्क प्रोडक्शन करते हैं। The silk is obtained from one inch caterpillar or larva of the domestic silk moth, also known as Bombyx mori। तो जो सिल्कवॉर्म सिल्क को प्रोड्यूस करता है उस सिल्कवॉर्म का नाम है बॉम्बिक्स मोरी। ये है इस वैरायटी का नाम, इस
सिल्क वॉर्म का नाम, साइंटिफिक नेम इज बॉम्बिक्स मूरी, यही हमें सिल्क बनाकर देता है। द प्रेफर्ड फूड ऑफ सिल्क वॉर्म इज द मलबरी लीव्स ऑफ द मलबरी ट्रीज। तो ये सिल्क वॉर्म जो होते हैं ये क्या खाते हैं, ये मलबरी लीव्स खाते हैं। ये शहतूत का एक पेड़ होता है, उसके पत्ते खाते हैं ये। लेट अस डिस्कस अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। फॉर दैट आई हैव अ स्मॉल पिक्चर, लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वॉर्म। सबसे पहले आप देख सकते हैं दैट देयर आर एग्स। सबसे पहले जो फीमेल सिल्क वॉर्म है वो सबसे पहले क्या करेगी, वो एग्स ले करती है। नंबर ऑफ एग्स ये जो ले करती है अराउंड 300 to 350 एग्स वो एक बार में ले करती है। और उसके बाद अगर आप उसे थोड़ा टेम्परेचर पर रखें तो विद इन 2 वीक्स टाइम ये कंप्लीट एक स्मॉल लार्वा में ये कन्वर्ट हो गया है। जनरली एग से लार्वा में कन्वर्ट होने का जो टाइम रहेगा वो 1 to 2 वीक्स का रहेगा। नाउ वी कैन सी कि अब ये जो लार्वा है, ये जो लार्वा है ये अब स्पिनिंग करना शुरू करेगा, अपने अराउंड एक ये लेयर बनाना शुरू करेगा। इस तरह की ये अपने अराउंड एक लेयर बनाना स्टार्ट करेगा। और ये लेयर जैसे ही कंप्लीट बना लेगा, ये क्या बन गया, प्यूपा बन गया। इसे क्या बोलेंगे, प्यूपा बोलेंगे। क्या करने लगेगा, ये अपने अराउंड एक लेयर बनाने लगता है। और ये जो लेयर बनाई जा रही है, जिसकी बनाई जा रही है, ये सिल्क के थ्रेड से बन रही है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, सिल्क के थ्रेड्स प्रोड्यूस करता है और अपने अराउंड ये एक लेयर बना रहा है। और ये अपने आप को पूरी तरह उस लेयर से कवर कर लेगा। उसे अब हम क्या बोलेंगे, अब हम उसे प्यूपा, नाउ वी कॉल इट अ प्यूपा। और इस प्यूपा से ही हम सिल्क निकालते हैं। इस प्यूपा को हम क्या करेंगे, बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे और उससे हम सिल्क को अलग कर लेंगे। और जो प्यूपा वाला पार्ट है, इससे हम एक न्यू जो फाइनल स्टेज है, जो लास्ट स्टेज है, उससे प्यूपा जो है वो एक एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारा बॉम्बिक्स मोरी बन गया है। अच्छा, अब ये फिर से अगेन एग्स देगी। एग से लार्वा बनेगा, लार्वा अपना प्यूपा बनाएगा, लार्वा अपना सिल्क थ्रेड बनाएगा और वो प्यूपा में कन्वर्ट होगा। प्यूपा को हम बॉईल कर देंगे, बॉईल करके उससे सिल्क निकाल लेंगे और वहां से एक नया मॉथ भी बन जाएगा। वहां से एक नया हमारा सिल्क वॉर्म भी रेडी हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस। Let us discuss the life cycle of silkworm. In the first stage of the life cycle of silkworm, पहले स्टेज में the egg is laid by female moth. Female moth जो होगी वो पहले अंडे दे देगी। A female moth lays more than 350 eggs at a time. और एक बार में वो 350 से ज्यादा एग प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, the silkworm eggs generally hatch within a week. एक हफ्ते में इसके एग्स हैच कर जाएंगे इफ केप्ट अंडर वार्म टेम्परेचर, बट मे टेक अप टू 2 वीक्स इफ प्लेस्ड अंडर कूल टेम्परेचर। तो ठंडे में रखेंगे तो 2 वीक लगेंगे बाहर आने में, हैचिंग होने में, और थोड़ा वार्म टेम्परेचर रखेंगे तो 1 हफ्ते में हैचिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके अंदर से एक छोटा सा हेयरी सिल्क वॉर्म निकल कर आएगा। इट अराइजेज आफ्टर द एग्स क्रैक एंड दे फीड ऑन मलबरी लीव्स फॉर अराउंड 30 डेज। अब उसके अंदर से एक छोटा सिल्कवॉर्म बाहर आ गया जो मलबरी लीव्स खाएगा 30 दिनों तक बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेज। अब वो 30 दिन के बाद नेक्स्ट स्टेज पर जाएगा।
In the next stage, silkworm spin a protective cocoon around itself, which is the size of small cotton ball made of single thread of silk. अब क्या करेगा, अब क्या होगा, अब ये सिल्कवॉर्म अपने अराउंड चारों तरफ क्या बनाएगा, अपना एक प्रोटेक्टिव कोकून बनाएगा, जो कि क्या है, वो सिल्क की थ्रेड से बना हुआ अपने तरफ एक लेयरिंग करेगा वो, और इसको हम प्यूपा स्टेज कहते हैं. इन द प्यूपा स्टेज विच इज अ मोशनलेस स्टेज, द प्यूपा इज किल्ड बाय प्लंजिंग द कोकून इनटू बॉइलिंग वाटर एंड टेकिंग आउट द सिल्क थ्रेड. अब ये जब प्यूपा बन गया है, जो प्यूपा वाली जो स्टेज है जहां पर वो पूरी तरह से सिल्क में कवर हो चुका है, वहां पर हम क्या करेंगे, इसे बॉइलिंग वाटर में डाल देंगे और इससे फाइबर हम अलग कर देंगे, और इसका जो सिल्क वॉर्म वाला पार्ट है वो अपना क्या होगा, ग्रो होकर वो फाइनली मोथ बन जाएगा. इन द लास्ट स्टेज द प्यूपा चेंजेस इनटू एन एडल्ट मॉथ. अब ध्यान रहे कि एक्चुअली में तो हमारा वो एक सिल्क वॉर्म ही था, जो एग से बाहर आया था हैचिंग प्रोसेस में, एग से बाहर निकला था वो सिल्क वॉर्म था. उसके बाद उसने सिल्क थ्रेड की लेयर बनाना शुरू किया, कोकून बनाना शुरू किया वो प्यूपा स्टेज में. और प्यूपा स्टेज में क्या करेंगे, हम उसकी सिल्क निकालकर उसे एज इट इज छोड़ देंगे कि जो एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होगा. द फीमेल मॉथ लेज एग्स एंड दस द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म बिगिंस अगेन. और फिर से वही प्रोसेस शुरू होगी, जो फीमेल मॉथ होगी वो फिर से अंडे देगी, अंडे हैच हो जाएंगे, हैच होने के बाद वो सिल्क वॉर्म बन जाएंगे जो मलबरी लीव्स को खाएंगे. 30 दिनों बाद वो फिर से कोकून बनाना शुरू करेंगे, वो प्यूपा स्टेज में पहुंचेंगे, अपने अराउंड वो लेयर बना लेंगे. उस कोकून को हम प्यूपा स्टेज में कोकून हम लेकर कोकून अलग कर देंगे जो सिल्क फाइबर्स की बनी हुई है, और सिल्क वॉर्म को हम अलग छोड़ देंगे जो कि अब एक एडल्ट मॉथ में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये साइकिल चलती रहेगी. लेट अस गो थ्रू द डायग्राम वंस. दिस इज अ एडल्ट मॉथ बॉम्बिक्स मोरी. सबसे पहले ये अंडे दे देगी, 1 से 2 हफ्ते में ये अंडे लार्वा बन जाएंगे, हैचिंग हो जाएगी, लार्वा बन जाएंगे. लार्वा अपने अराउंड एक सिल्क की लेयर बनाना स्टार्ट करेंगे, प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, सिंगल थ्रेड होगा सिल्क का, और ये लेयरिंग कंप्लीट होने के बाद ये प्यूपा स्टेज में पहुंच जाएगा, और अब इसे कोकून कहा जाएगा. कोकून को हम गर्म कर लेंगे, बॉईल कर लेंगे, उसकी जो कोकून है, जो कवरिंग है, यही सिल्क थ्रेड है, उसे हम अलग निकाल लेंगे, और जो हमारा सिल्कवॉर्म है अब वो एडल्ट हो जाएगा वापस, इट विल कन्वर्ट इनटू अ एडल्ट मॉथ, और फिर से ये प्रोसेस चलती रहेगी. दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म. 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स: एडल्ट, एग, लार्वा एंड प्यूपा, और इसको हम कहते हैं कोकून, जिससे हम सिल्क निकालते हैं. So after the life cycle of the silkworm, as we had seen that from the eggs they get converted to larva, from the larva they get converted to pupa, and from the pupa we get a adult moth. That was a life cycle of silkworm, which produces the natural fiber silk. Now silk originated in China around 3000 BC. Li Zhu, also known as Zi Lingxi, was a legendary Chinese empress who discovered sericulture and invented silk loom in the 27th century BC. So here we can see there is a picture of Li Zhu, the discoverer of silk in China. Now let's talk about the major producers of silk in the world. The first is China. China ranks first in the world in the overall silk production, and India comes second in the world silk production. So the two major countries, China number 1 and India is number 2. India is the only country producing all the 5 kinds of silk, namely mulberry silk,
एरी सिल्क, मूगा सिल्क, ट्रॉपिकल टसर एंड ओक टसर। ये सारे ही सिल्क के 5 अलग अलग जो वेराइटीज हैं, ये सारे ही इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। मलबरी, एरी, मूगा, ट्रॉपिकल टसर एंड ओक टसर। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मूगा सिल्क विथ असम एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। इंडिया में असम में इसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और खासकर जो इंडिया का सबसे फेमस सिल्क है वो मूगा सिल्क है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मूगा सिल्क इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Next, let us now talk about some agricultural revolution related to animals. Fish production. Fish production को increase करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए हमने blue revolution किया। Blue revolution was started by Dr. Arun Krishnan and Dr. Hiralal Chaudhary. तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आ सकता है, blue revolution is related to what? आंसर इज फिश प्रोडक्शन। फिश प्रोडक्शन का ही दूसरा नाम पीसी कल्चर भी है, तो ऑप्शन में आपको फिश प्रोडक्शन के बजाय पीसी कल्चर का भी ऑप्शन दिया जा सकता है। नेक्स्ट, हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन। हॉर्टिकल्चर एंड हनी प्रोडक्शन, इसको हमने गोल्डन रेवोल्यूशन का नाम दिया है। हॉर्टिकल्चर इज पर्टिकुलरली डीलिंग विथ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, तो इसको हमने गोल्डन रेवोल्यूशन कहा, हनी प्रोडक्शन को हमने गोल्डन रेवोल्यूशन कहा। स्टार्टेड बाय निरपाक टूटेज। नेक्स्ट इज द एग प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन, इसके रेवोल्यूशन को हमने नाम दिया सिल्वर रेवोल्यूशन। स्टार्टेड बाय इंदिरा गांधी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड बाय इंदिरा गांधी? आंसर इज सिल्वर रेवोल्यूशन इन विच वी फोकस ऑन एग प्रोडक्शन एंड पोल्ट्री प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज मीट प्रोडक्शन called Red Revolution, started by Vishal Tiwari. And finally, the milk production, this is called White Revolution, started by Verghese Kurian. So these are the different types of production. Question पूछे जा सकते हैं, चांसेस कम है, पूछे जा सकते हैं फिर भी, तो एक जरा आपको इसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। Now moving on to the different animals and their nicknames. Lion, the nickname of lion is the king of the jungle. Aardvark, nickname is ant bear. Hippopotamus, called as river horse. Dog, man's best friend. Mongoose is the snake killer. Camel is called the sheep of the desert. Orangutan is called the man of the forest. Walrus is called sea lion. Chimpanzee nickname is chimp. And black leopard is called panther. These are the nicknames of some animals. Next, zoonotic diseases. Now zoonotic diseases are diseases which are transferred from animals to human beings. Animals से human beings में आने वाले diseases को zoonotic diseases कहते हैं. And let us go ahead and go through a quick list. वैसे इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, बट फिर भी एक बार हम इन्हें स्टडी करेंगे. सबसे पहला एंथ्रैक्स डिजीज जो होती है वो कैटल से हो सकती है. कैटल मतलब ऑक्स हो गया, बफेलो हो गया, काऊ हो गया. हॉर्स से हो सकती है, शीप से हो सकती है, पिग से हो सकती है, डॉग से हो सकती है, गोट से हो सकती है. नेक्स्ट इज ट्यूबरकुलोसिस. ट्यूबरकुलोसिस हमें किन किन एनिमल से हो सकता है? कैटल से हो सकता है, शीप से हो सकता है, स्वाइन से, डियर से, वाइल्ड बोर, कैमल एंड बाइसन से हो सकता है. नेक्स्ट इज द ब्यूबोनिक प्लेग. ब्यूबोनिक प्लेग कैन बी कॉज्ड बाय स्क्विरल्स, रैबिट्स, रैट्स. नेक्स्ट इज द लाइम डिजीज. लाइम डिजीज हमें हो सकती है कैट से, डॉग से और हॉर्सेस से. रेबीज कैन बी कॉज्ड ड्यू टू कैटल, हॉर्सेस, cats, dogs, bat, monkey. even though dog से सबसे ज्यादा कॉमन रहता है, but it can be caused by other animals also. Next is avian influenza. Avian influenza or another name of avian influenza is bird flu, can be caused by ducks, chickens, turkeys, dogs, cats, pigs and wild birds.
Next disease is the Rift Valley fever. Rift Valley fever can be caused by cattle, buffalo, sheep, goat, camel. Next disease, वायरस के नाम पर ही रख दिया, इबोला वायरस. It can be caused by chimpanzee, gorilla, fruit bat, monkeys, apes, wild antelopes. Next is Zika fever. Zika fever is caused by Aedes aegypti mosquitoes. नेक्स्ट डिजीज मंकी पॉक्स. मंकी से हो सकता है, गैम्बियन पाउच रैट से हो सकता है, डॉर्मिस एंड स्क्विरल से हो सकता है. फाइनली स्वाइन फ्लू, इट कैन बी ड्यू टू द पिग्स. डिफरेंट डिजीजेस है. एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस फिर भी कम है, पर हर एक डिजीज के जो फर्स्ट एनिमल है, जैसे एंथ्रैक्स का कैटल, ट्यूबरक्लोसिस का कैटल है, प्यूबोनिक का स्क्विरल रैट है, रेबीज का क्या रैट डॉग है, और भी अदर एनिमल्स है. तो इस पर हो सकता है एक आधा बेसिक अगर कुछ आ जाए तो आपको एटलीस्ट रीडिंग इसकी लगानी ज़रूरी है. वैसे इस पर डेडिकेटेड क्वेश्चन आएगा बहुत कम चांसेस है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, द एनिमल्स एंड देयर एडोब्स. देयर हाउस, उनके घर को हम क्या क्या नाम देते हैं. जैसे डॉग के हाउस को हम कैनल कहते हैं. लायन, where is the lion lives in a den. sheep in a pen. तो इनके होम के एनिमल और उनके होम नेम्स दिए हुए. कैट, कैटरी. hen, कूप. hen जहां रहती है उसे कूप कहेंगे. डियर, ग्रासलैंड्स. हॉर्स लिव्स इन स्टेबल. काउ, काउ के घर को क्या कहेंगे, शेड कहेंगे. रैट, होल. बफेलो, बार्न या स्टेबल. तो काऊ और बफेलो का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. चिंपैंजी, ट्री. गोट, पेन. गोट और शीप सेम. डंकी, स्टेबल, बार्न और शेड. मंकी, ट्री. स्नेक, बरो. रैबिट, बरो. स्पाइडर, वेब. बीज, हाइव. पिग, स्टाई. एलिफेंट, फॉरेस्ट. ant, anthill. Camel, desert. Bear, den. These are the animals and their name of their home. इस पर जनरल नॉलेज में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस कम है, बट इन द इंटेलिजेंस सेक्शन जो क्लासिफिकेशन का हमारा टॉपिक है या एनालॉगी का जो टॉपिक है, वहां पर आपको यहां पर क्वेश्चन इससे बनाए जा सकते हैं. तो थोड़ी इसकी आपको नॉलेज रखनी जरूरी है. ऑल ऑफ देम कैन बी इंपॉर्टेंट. Now with this we came to an end to the chapter of human and animal relationship. अब इस पर कुछ क्वेश्चंस वाला एक और हम सेशन करेंगे.